यस मैम। ओके, सो प्रैक्टिस कौन कौन करके आया है? सब करके आए? वेल डन। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। Just give me a second. हाँ जी, visible to all of you? यस मैम। Okay. So we will start by question number 1. ये सभी ने प्रैक्टिस कर लिया होगा, आसान सवाल था। इसमें किसी को कोई डाउट है? बताइए। नो मैम। मैम इसका डी ऑप्शन है क्या? बताइए, सभी अपना कमेंट कीजिए। आंसर डी किस किस को लग रहा है? ओके, सभी कमेंट करो अपना आंसर। करके आओगे? वेल डन। यस, आंसर डी ही है। और फ्लक्स की वैल्यू क्या आई है? क्यू अपॉन मैम टू 2 एप्सिलॉन। क्यू बाय एप्सिलॉन। यस, फ्लक्स है आपके पास 2q बाय में एप्सिलॉन नॉट, सारे ही केसेस में। आपको बताया गया था गॉस लॉ में क्या बोलते हैं कि टोटल फ्लक्स इनक्लोज थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू, फ्लक्स क्या होता है? q इनसाइड बाय में एप्सिलॉन नॉट। q इनसाइड कौन सा? क्लोज सरफेस जो आपने लिया, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी, अपना आंसर कमेंट करो बच्चों। ये नहीं हुआ? चलो, लग क्या रहा है आपने? हमने कल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज डिस्कस करी थी, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने नियर फील्ड और फार फील्ड को थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया था। तो एक बार सोचो, अगर आप इस चार्ज को दूर से देखेंगे तो आपको कितना दिखना चाहिए? ऑप्शन ए, ओके, ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन सी आ रहा है निकी का। तो इसका मतलब आपने वो प्रॉपर्टी अच्छे से नहीं समझी। देखो अभी ध्यान से, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये वाला करेक्ट है बेटा, एसीडी, ये बढ़िया है। मल्टीपल टाइप होता तो चलता। अभी देखो क्या बोला गया है, लॉन्ग सिलेंड्रिकल शेल कैरीज पॉजिटिव सरफेस चार्ज सिग्मा इन द अपर हाफ एंड नेगेटिव सरफेस चार्ज माइनस सिग्मा इन द लोअर हाफ। ऊपर आपके पास प्लस सिग्मा और नीचे माइनस सिग्मा, ठीक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अराउंड द सिलेंडर विल लुक लाइक फिगर गिवन इन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे दिखेंगी? एक बात तो हमें जो समझ में आती है कि पॉजिटिव चार्ज से निकलता है और नेगेटिव चार्ज में टर्मिनेट होती है फील्ड लाइंस, ठीक है। तो ऊपर आपको प्लस सिग्मा का मतलब क्या है? पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, नीचे नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ऑब्वियस सी बात है, पॉजिटिव से निकलेगा नेगेटिव में जाएगा। बट अगर मान लो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो जितनी फील्ड लाइंस ऊपर से निकलेंगी उतनी ही फील्ड लाइन नीचे की तरफ एंटर कर जाएंगे। मान लीजिए अगर आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का, ऊपर ज्यादा होता नीचे कम होता, तो उस केस में अलग फील्ड लाइंस आपके पास आती, जो कि कल मैंने फार फील्ड और नियर फील्ड में भी डिस्कस किया था। मैंने आपको दिखाया था कल +2q और एक हमने लिया था -q। सपोज इसमें आपके पास दो फील्ड लाइंस हैं जो टर्मिनेट होंगी। आपको पता है एक प्रॉपर्टी ये थी कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होता है,
ठीक है, तो जितना ज्यादा चार्ज उससे फील्ड लाइंस भी ज्यादा है। तो हमने सपोज किया था कि मान लीजिए इसमें से 6 फील्ड लाइंस हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये तो ठीक है टर्मिनेट होगी, बाकी कहाँ जाएंगी? अगर पास से देखेंगे तो हमें ये कहानी दिखाई देती है, बट अगर दूर से आप देखेंगे तो इस पूरे सिस्टम को हम डब्बे में बंद कर देते हैं। ठीक है, तो नेट चार्ज कितना हो गया अंदर? प्लस क्यू, राइट। अब प्लस क्यू की फील्ड लाइंस कैसे होनी चाहिए? कुछ ऐसे होनी चाहिए ना, मतलब आपके पास सिमेट्रिक होनी चाहिए। अब यहाँ पर आपके पास कितनी है? 4 फील्ड लाइंस बची हैं जो कि एक तरफ आपको दिखाई दे रही हैं, ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। तो एक्चुअली में क्या होता है, ये फील्ड लाइंस थोड़ी अलाइन होती हैं नेगेटिव चार्ज की तरफ, लेकिन फिर बाहर निकल जाती है। कैसे? ये मान लीजिए आपके पास ये कुछ ऐसे आएगी और ये ऐसे बाहर निकल जाएगी, ये कुछ ऐसे आएगी, ये ऐसे बाहर निकल जाएगी, और ये वाली ऐसे। तो बाहर से अब आप देखेंगे डब्बे से बाहर 4 लाइन आ रही है, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर। ठीक है, अब यहाँ इस पर्टिकुलर केस में देखिए ऊपर और नीचे सेम डिस्ट्रीब्यूशन है, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। तो जितनी फील्ड लाइंस ऊपर से निकलेंगी उतनी ही फील्ड लाइन नीचे एंटर कर जाएंगी। तो आप दूर से अगर देखते हैं तो चार्ज जो डब्बे में बंद होगा ना, वो क्या है? इक्वल, दोनों साइन जो है अपोजिट है, कैंसिल आउट कर जाएगा। ठीक है, तो बाहर आपको फार फील्ड से कोई फील्ड लाइंस बाहर आती नहीं दिखाई देंगी। ठीक है, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। ये वाला तो बिल्कुल ही गलत है, आपको पता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ तो जाएगी ही जाएगी। ठीक है, ये वाला भी पॉसिबल नहीं है, यहाँ तो टर्मिनेट ही नहीं हो रही। आपको पता कैसे जाती है? प्लस से माइनस की तरफ जाती है। अब यहां पर देखो, ये अगर आप देखोगे कुछ फील्ड लाइंस तो इन्होंने दिखा दी, बाकी फील्ड लाइंस इन्होंने ऐसे ओपन छोड़ दिए। बट जब सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ऊपर नीचे, तो जितनी ऊपर से निकलेंगी उतनी नीचे टर्मिनेट हो जाएंगी। तो ये वाला भी पॉसिबल नहीं है। क्लियर है अभी सबको सवाल? हम सेकंड वाला पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि वो टर्मिनेट नहीं हो रही है, मतलब क्लोज लूप नहीं बना रही, इसलिए ना। हाँ जी, क्लोज लूप नहीं बनाती है। क्लोज लूप का मतलब तो हो गया जहां से शुरू हुआ वहीं पर आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की एक प्रॉपर्टी है कि वो क्लोज लूप नहीं बनाती, पॉजिटिव से निकलती है, नेगेटिव में टर्मिनेट होती है। ठीक है, क्लियर है सबको? तो मैम ऐसे फोर्स वाला ट्रू क्यों नहीं है? क्योंकि सिमेट्रिकली वो नहीं आ रही अंदर। कौन से वाला बेटा? फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ में देखिए, मान लीजिए आप, इन्होंने ऊपर कितनी लाइंस दिखाई है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 9 है। ठीक है, वो तो ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज भी देखेंगे, ऊपर जितना चार्ज है उतना ही नीचे नेगेटिव चार्ज है। ऊपर 9 है तो नीचे भी 9 आएंगी। तो यहाँ पर आप इसको देखेंगे अगर, तो ये अगर आपने, चलिए ये ठीक है, ये 2 लाइंस इन्होंने ठीक बना दी। बाकी की फील्ड लाइंस अगर आप देख रहे हैं तो आप बाहर से अगर फार फील्ड से देख रहे हैं तो आपको कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर जाती हुई नहीं दिखाई देनी चाहिए। ठीक है, जितनी ऊपर है वो आपके पास इधर टर्मिनेट करेंगी, बहुत दूर से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाके अगर आप देखेंगे तो वो एक सिंगल चार्ज की तरह बिहेव करता है सिस्टम। अब ऊपर अगर प्लस क्यू है, नीचे भी माइनस क्यू है, तो दूर से देखने पर क्या है? जीरो चार्ज है। जीरो चार्ज से बाहर से देखने पर क्या फील्ड लाइन आएगी? कुछ भी फील्ड लाइन नहीं आनी चाहिए, आप तक कोई फील्ड लाइन नहीं पहुंचनी चाहिए। सो इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट नहीं है। क्लियर है सबको? हम ये वाली चीज समझ नहीं आई जो आपने बताई। मतलब वो वाली तो समझ आ गई कि दो फील्ड लाइन जो वो क्लोज, मतलब काइंड ऑफ क्लोज कर रही है, वो वाली ठीक है। बट जो आपने दूसरी वाली चीज बताई वो देखो, क्लियर नहीं ये हुई। वाला एग्जाम्पल देखो। अभी देखो, मैंने देखा कि इसमें प्लस 2 क्यू है, इसमें माइनस क्यू है। ठीक है, अगर मैं इसको दूर से ऑब्जर्व कर रही हूँ तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा कि दूर से देखिए चार्जेस कितने छोटे हैं और उनके बीच में डिस्टेंस और भी कम है। ठीक है, तो अगर आप दूर से देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा? नेट चार्ज कितना है? प्लस 2 क्यू माइनस क्यू, यानी कि प्लस क्यू। और अगर मुझे प्लस क्यू की फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है तो मैं कैसे ड्रॉ करूंगी? एक मान आउट लीजिए मतलब 1 2 बाहर। 3 4 कुछ इस तरीके से ड्रॉ करूंगी, यानी मुझे दूर से देखने पर 4 फील्ड लाइंस दिखनी चाहिए और कुछ ऐसे दिखेंगी। ठीक है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगी। एक सिंगल चार्ज से अगर आप 4 लाइनें दिखा रहे हैं, हम ऐसे कभी नहीं दिखाते ना कि इधर 1 2 3 और ये 4, ऐसे तो नहीं दिखाते। Yes, दिखाते ma'am. ऐसे? तो उसी तरीके नहीं। से अब यहाँ पर सिलेंडर था, आधा फेस ऊपर आधा फेस नीचे। तो सपोज ऊपर आपके पास प्लस क्यू चार्ज है टोटल नेट, और नीचे माइनस क्यू चार्ज है। दूर से देखने पर कितना चार्ज होगा? 0। ठीक है, वो एक सिंगल चार्ज आपको कैंसिल आउट हो रहा है, कोई चार्ज नहीं दिखाई देगा। तो यहां से आपको फील्ड लाइंस, कोई चार्ज नहीं है तो फील्ड लाइंस भी नहीं होनी चाहिए ना। तो जितनी फील्ड लाइंस यहां से आएंगी उतनी टर्मिनेट कर जाएंगी, एक्सटेंडेड टू इन्फिनिटी नहीं है। अगर आप इसको ऐसे छोड़ रहे हैं इसका मतलब ये दूर तक पहुंच रही हैं, आपकी आंखों तक पहुंचेंगी, बट आपको ऐसे आपकी तरफ आते हुए कोई फील्ड लाइन दिखाई नहीं देनी चाहिए।
क्योंकि नेट चार्ज जो बन रहा है वो 0 बन रहा है, फार फील्ड गॉट नहीं इट है। मैम, समझ में आया? थैंक यू मैम। चलिए, अच्छी ड्राइंग बन गई है ना। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। ये सवाल आपका अभी जनवरी 2024 में आया है। किस किस का आंसर आ गया बताओ, आंसर बताइए अपना क्या है, कमेंट कीजिए। नहीं किया? ऑप्शन नंबर 1 2/5, किस किस का 2/5 आया है? अच्छा, इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट से कौन है स्टूडेंट का नाम बताइए। जागृति। जागृति, यस। ओके ओके। सो ऑप्शन ए आया है बहुत सारे बच्चों का, सो ए करेक्ट है। अगर जनवरी शिफ्ट में आपने, अच्छा आप लोग पेपर देके भी तो आए हैं, सवाल याद है किसी की शिफ्ट में आया था? चलो आ जाओ, देखो सबसे पहले फ्लक्स होता क्या है, चार्ज इनसाइड बाय में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। C1 C2 और 2 होलो कॉन्सेंट्रिक क्यूब्स एनक्लोजिंग चार्जेस 2q एंड 3q। तो पहला जो सरफेस है वो ये है, अंदर वाला जो क्यूब आपको दिखाई दे रहा है, और दूसरा बाहर वाला है। तो अगर मैं नीचे अंदर वाले से फ्लक्स निकालना चाहूं तो कितना निकलेगा, फाई स्मॉलर क्यूब से चार्ज एनक्लोज कितना है 2q बाय में एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं लार्जर क्यूब से निकालना चाहूं तो लार्जर क्यूब में कितना चार्ज है टोटल, बड़े वाले में तो 2q प्लस 3q 5q हो जाएगा, 5q बाय में एप्सिलॉन नॉट। सो रेशियो आपको निकालना है C1 बाय में C2, सो 2/5 इज द राइट आंसर। बहुत इजी था ना, देखो इजी क्वेश्चंस भी आते हैं वहां पे। ऐसा नहीं है कि अगर जेई बना रहा है तो जेई में सारे ही सवाल मुश्किल होते हैं, इजी टू डिफिकल्टी लेवल तक आपके सभी क्वेश्चंस डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, ये इसका सोल्यूशन ऐड किया हुआ है मैंने, आगे चलो। टू आइडियल इलेक्ट्रिक डायपोल्स A and B having their dipole moments P1 and P2 respectively are placed on a plane with their centers at O, यहां पर सेंटर है दोनों डायपोल्स का। At point C on the axis of dipole A, the resultant electric field is making an angle of 37 degree with the axis. एक्सिस के साथ जो रिजल्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिजल्टेंट है इन दोनों डायपोल्स की वजह से जो बनेगा, इस पॉइंट के ऊपर वो हॉरिजॉन्टल के साथ 37 डिग्री का एंगल बना रहा है। द रेशियो ऑफ डायपोल मोमेंट ऑफ ए एंड बी इज, ये अगर ए मेंशन किया हो तो ये बी है, ये ए डायपोल है, ये बी डायपोल है। सो ए को ये P1 बोल रहे हैं और बी को ये P2 बोल रहे हैं। बताइए क्या आंसर आया? हाँ, तो तुमने मुझे मैसेज क्यों नहीं किया? बाकी आपको क्वेश्चन से समझ में आना चाहिए था, ये ए डायपोल है, दूसरा बी डायपोल है, ठीक है। अब बताओ, बताइए भाई। पहले ही किया था? अच्छा, वो मैंने अभी अभी मेरा लॉग आउट हो गया था, वो मैंने दोबारा से लॉग इन किया है, सो मे बी मैंने अभी देखा नहीं होगा। हाँ जी बताइए कैसे करेंगे रोहित। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं सी पॉइंट पे निकालना चाहूं ड्यू टू ए डायपोल, तो सी पॉइंट उसके लिए एक्सियल पॉइंट हो गया ना, होगा Yes, नहीं? हम डायरेक्ट वेक्टर हो जाएगा। और एक्सियल पॉइंट पे वैल्यू कितनी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, 2 2 K kp by r cube. के बाय बाय में क्यू। आर क्यूब। यस, आर मान लीजिए यहाँ से आपके पास डिस्टेंस है आर क्यूब। तो ये तो हो गया आपके पास, और डायरेक्शन किधर होती है, इस तरीके से नेगेटिव से पॉजिटिव, डायपोल की डायरेक्शन में ही आगे डायरेक्शन होता है। अच्छा, अगर ये रिजल्टेंट है, अभी इसकी वजह से P2 की वजह से यहां पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहें तो किधर आएगा, उसके लिए ये क्या हो गया, सेंटर से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया ना आर, तो ये कौन सा इक्विटोरियल पोजीशन हो गई, ठीक है। तो इसकी वजह से अगर आप निकालेंगे तो इधर आएगा, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, केपी Minus बाय kp by क्यू। r cube. यस, केपी अभी मैग्नीट्यूड में ही बात करते हैं, केपी बाय में आर क्यूब। अब निकालो जरा रिजल्टेंट क्या है यहाँ पर, अगर मैं इस ट्राइंगल को पूरा करूं तो टेंजेंट 37 कितना है, इसको नाम देते हैं ई बी, दे लेते हैं ई ए।
तो ईबी बाई ये लिख सकती हूँ, लिख सकते हैं ना। और ये डायपोल था P1 और ये डायपोल है P2। तो अब देखो टेंजेंट 37 कितना होता है, 3/4। 4 3/4। 4, यस 4। दिस इज इक्वल टू ईबी की वैल्यू पुट कर दो, देखो ऊपर आएगा P2, बाकी सब तो कैंसिल हो ही जाएगा, और इधर आएगा नीचे 2P1। रेशियो मुझे क्या निकालना है, P1 बाय में P2, तो 2 1 जा 2 2 जा, ये आएगा 2:3। समझ में आया सबको? सिंपल सवाल, सिंपल फॉर्मूला पे, बस उसकी फिगर समझनी थी। क्लियर है? मैम इसी पॉइंट पे आपने इक्विटोरियल कैसे माना? देखो आपका ये डायपोल बी ऐसे है, ये नेगेटिव चार्ज होगा, ये पॉजिटिव चार्ज होगा, और ये मिड पॉइंट, ये बोला ना ओ पॉइंट, इन्होंने मिड पॉइंट लिया है, सेंटर है वो, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही तो होती है इक्वेटोरियल पोजीशन, और ये सी पॉइंट है। आया समझ में? तो यहां पर आप निकालोगे आप तो एक इस डायरेक्शन में बनेगा नेट। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड एक माइनस क्यू की वजह से आप देखेंगे, एक तो आएगा आपके पास प्लस क्यू की वजह से इधर आता है, माइनस क्यू की वजह से इधर आता है, ठीक है। फिर हम उसके कंपोनेंट्स लेते हैं, एक इधर आएगा और एक इधर आएगा, और इसका कंपोनेंट एक इधर आएगा और एक इधर आएगा, तो ये वाले तो कैंसिल आउट हो जाते हैं, सिर्फ ये बचता है। आए समझ में? यस मैम। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ जी, 2019 में आया हुआ सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है, बस वो डायरेक्शन में घुमा रखा है आपको। यस, ऑप्शन सी। किस किस को इसमें प्रॉब्लम है बताइए? जो अभी मैंने आपको डायरेक्शन एक्सप्लेन करी है ना, वही सेम चीज है। देखो सबसे पहली बात, आपको एक डाइपोल, पॉइंट डाइपोल दे दिया, -P0 x कैप is kept at the origin. The potential and electric field due to this dipole on the y-axis at a distance dr. A point dipole मतलब इस तरीके से रखा है, ठीक है। The potential and electric field due to this dipole on the y-axis, सपोज ये origin से पास कर रहा है, इस एक्सिस पे किसी भी पॉइंट के ऊपर निकाल रहे हैं जो कि डिस्टेंस d के ऊपर है, ठीक है। तो ये माइनस क्यू हो गया सपोज। अभी देखो यहाँ डायरेक्शन भी आपको दे रखी है, -P0 x कैप। डायपोल की डायरेक्शन जो हम लेते हैं वो होती है माइनस से प्लस, ठीक है। अब यहाँ पर जो डायरेक्शन दे रखी है वो -x कैप दे रखा है आपको, इसका मतलब इधर हमारा माइनस क्यू होगा, इधर प्लस क्यू होगा, तभी ये डायरेक्शन आएगा ना, ठीक है। अब बताओ यहां पर आप निकालोगे इक्वेटोरियल पोजीशन पे पोटेंशियल तो डेफिनेटली 0 होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका किधर होता है, टूवर्ड्स नेगेटिव, ऐसे आएगा, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या होगी आपको पता है, ये वाली। Kp/r³। क्लियर है सबको? यस मैम। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 equal point charges q each are placed in the xy plane at 0 2, ड्रॉ कर लेते हैं, ये ओरिजिन हो गया, ठीक है। 0 2 मतलब यहां q रखा है, 4 2 मान लीजिए ये आपके पास हो गया 4 2, 4 -2, 4 -2 एंड 0 -2, यानी कि यहां हो गया, यस स्क्वायर ही बन गया। अब बताओ इसको कैसे करें। द वर्क रिक्वायर्ड टू पुट अ फिफ्थ चार्ज q एट द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम विल बी। एक और चार्ज रखना है, ये चार तो ठीक है रख दिया हमने, एक और फिफ्थ चार्ज हमको यहाँ पर लाके लगाना है, तो कितना वर्क मुझे करना पड़ेगा? काम तो करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर फोर्स ऑफ रिपल्शन है, जो मैं काम करूंगी नई कॉन्फ़िगरेशन बनाने में वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। यस पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी करने के भी आपके, अब जैसे इसमें वर्क हमें निकालना है ना, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो। पहले 4 की कॉन्फ़िगरेशन का निकालो पोटेंशियल एनर्जी कितना है, देन 5 का निकालो, डिफरेंस करो, दैट इज इक्वल टू वर्क एक्सटर्नल। और मान लीजिए अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से जो वर्क है वो निकालना है, तो -W इलेक्ट्रोस्टैटिक, ऐसे होता है। कंजर्वेटिव फोर्स डेल्टा U इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू एक्सटर्नल वर्क डन, ठीक है। हमें तो एक्सटर्नल ही निकालना है, तो सिंपली मुझे क्या निकालना है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। सो वो आपके पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, K Q1 Q2 बाय में
आर, यही होता है। यस मैम। ठीक है, सो आप दो दो के पेयर बनाएंगे। जैसे मान लीजिए पहले दो पे आपको मैंने कल भी बताया था, एक सिंगल चार्ज की कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, पहले चार्ज को रखने में कोई काम नहीं करना पड़ता। दूसरा चार्ज आप लेके आ रहे हो तो उसके लिए एक टर्म बनेगी, फिर तीसरा लेके आ रहे हो तो एक, दो, तीन टर्म बन जाएंगी, फोर्थ लेके आ रहे हो तो बहुत सारी ऐसे टर्म्स बन रही है। ठीक है, तो इनिशियल और फाइनल का आप निकाल लोगे, बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि बहुत ज्यादा नंबर ऑफ टर्म्स बनती है। तो इसका सबसे सिंपल तरीका क्या होता है कि आप एक और फॉर्मूला जानते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाय में चार्ज भी होता है नहीं होता? मान लीजिए ये Yes, जो ma'am. ये एक्स पॉइंट है, इसके ऊपर अगर मैं पोटेंशियल निकाल लूं बाकी चारों चार्जेस की वजह से, ठीक है, और मैं क्या करूं, फिर एक इंफिनिटी से कोई चार्ज उठा के लाके एक्स पोजीशन पे रखूं, तो मेरे पास ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। जैसे मान लीजिए मैं क्या करती हूं, पोटेंशियल एट एक्स पोजीशन माइनस पोटेंशियल एट इंफिनिटी, that is equal to work done in bringing the fifth charge from infinity to x position divided by my charge। और ये पता है कि ये जीरो होता ही है, तो सिंपली आपको जो भी चार्ज उठा के लेके आना ना, वो ये क्यू है, कैपिटल क्यू। तो ये जो वर्क है यही तो पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, सो यहां से आप सिंपल निकाल सकते हो वर्क किसके बराबर होएगा, क्यू इंटू में पोटेंशियल एट एक्स। और ये एक्स पे जो आप पोटेंशियल निकाल रहे हो इनिशियल कॉन्फिगरेशन का निकालेंगे, ये चारों की वजह से पोटेंशियल निकाल सकते हैं। अब किसी भी चार्ज की वजह से अगर एक पॉइंट पर आपको पोटेंशियल निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है, के, बताइए, एक क्यू चार्ज की वजह से अगर K मुझे, Q by R. यस, के क्यू बाय में आर, के क्यू बाय में आर। अब देखो ये पोजीशन के ऊपर अगर मैं देखूं, ये आपका पॉइंट क्या था, 0 2, ये पॉइंट क्या था 4 2, ये पॉइंट क्या था 4 - 2, और ये पॉइंट था आपके पास 0 - 2। तो अगर यहां इस पॉइंट पे निकाल रहे हो, इस पर्टिकुलर नंबर 1 ले लेते हैं, तो पोटेंशियल कितना आएगा, पोटेंशियल स्केलर होता है, सबकी वजह से निकालोगे, विद साइन हमें चार्जेस का वैल्यू रखना होता है, तो यहाँ पर Q तो by सारे Q. पॉजिटिव है। यस, तो के क्यू बाय में 2, डिस्टेंस से 2 हो जाएगा ना ये वाला, और ये भी 2 हो जाएगा, तो नीचे वाले की वजह से भी आपके पास क्या आएगा, के क्यू बाय में 2। अब मैम माइनस क्यों नहीं? माइनस क्यू आएगा, चार्जेस तो प्लस क्यू है ना, ओके चार्जेस का साइन लेना होता है। ओके मैम। अब इसकी वजह से निकालो ये वाला, अब इसमें आपको एक डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। अब कौन सा डिस्टेंस लेना पड़ेगा आपको, ये डिस्टेंस कैसे निकालोगे, ये 2 है इतना डिस्टेंस, और ये 4 है, तो ये कितना हो जाएगा, मैम √18। कितना हो गया, √16 प्लस में 4, यानी √20। और इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 5 × 4, तो ये आ जाएगा 2√5। ठीक है, 5√2। 5√2 नहीं, 2√5। 2√5 2√5। ओके, सो अब देखो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, के क्यू बाय में 2√5, इसकी वजह से भी सेम आएगा, ये भी तो डिस्टेंस सेम है, सिमेट्री से भी आप देख सकते हो, तो प्लस में के क्यू बाय में 2√5। अब देखो ये भी 2 बार है, ये तो हो जाएगा के क्यू, और ये भी 2 बार है, तो ये हो जाएगा के क्यू बाय में √5। ठीक है, अब के क्यू कॉमन ले लेते हैं, इंटू में 1 प्लस में 1/√5, के की वैल्यू पुट कर देंगे, 1/4πε हो जाएगा। अब ये तो निकाला है पोटेंशियल, निकालना क्या है, वर्क रिक्वायर्ड। तो जिस चार्ज को आप उठा के लेके आएंगे अब इस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, उसी से मल्टीप्लाई कर दो, तो के क्यू स्क्वायर हो जाएगा ना, वर्क क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर इंटू में 1 + 1/√5, और यू कैन से क्यू स्क्वायर बाय में 4πε0 इंटू में 1 + 1/√5। तो आपको अगर लग रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी का कोई सवाल आया है, तो उसको ट्राई कीजिए अप्रोच करने का वाया दिस पोटेंशियल फॉर्मूला। ठीक है, दोनों से निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स अगर आपको कम लगती है तो डील इट विद पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला, अदरवाइज इस पोटेंशियल फॉर्मूले से भी आप उसको अप्रोच कर सकते हैं। क्लियर है सबको? यस मैम। यस।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी ये सेम सवाल है। अब देखो यहाँ पर हमें पोटेंशियल एनर्जी वाला मैम फॉर्मूला ज्यादा सही रहेगा। कितना आंसर आया बताओ? हेलो मैम। हम्म, बोलिए बोलिए। मैम आपने वो उसके लिए जो फॉर्मूला बताया था ना 4 पॉइंट का, वो तो ऐसे था ना U1 U2 U1, मतलब 6 पॉइंट्स आ रहे हाँ थे, हाँ, 6 एनर्जीज। अच्छा अगर आप एनर्जी वाले से कर रहे हैं ये पूछ रहे हो? हाँ हाँ, ये फॉर्मूला क्या था? n × n−1/2, यही था ना? यस मैम। तो 4 × 3 में 2 2 1 2, 6 टर्म्स बनेंगी। इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन की 6 बनेंगी और फाइनल की कितनी बनेंगी? फाइनल की बनेंगी 5 × 4/2, 10, जिनमें से बहुत सारी कॉमन माइनस भी हो जाएंगी ना। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपकी प्रैक्टिस काफी होती है तो आपको पता है कि इनिशियल और फाइनल में बहुत सारे पेयर सेम रिपीट हो रहे हैं, तो हम वो ड्रॉप कर देते हैं, हम जो नए पेयर्स है सिर्फ उनकी बात करते हैं। तो दोनों तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, ओके मैम। चलो ये वाला सवाल करके दिखाओ फिर, पोटेंशियल एनर्जी की प्रैक्टिस हो जाएगी। 3 चार्जेस प्लस क्यू, small plus q are placed at the vertices of right angle isosceles triangle as shown in the figure. The net electrostatic energy of the configuration is 0 if q is equal to, q की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, q एक वेरिएबल है एक्स वाई जेड। कितना q की वैल्यू लें कि हमारे पास इस कॉन्फ़िगरेशन का नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ही 0 बन जाए। तो इस कॉन्फ़िगरेशन का इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कैलकुलेट करो, कितने पेयर्स बनेंगे बताओ? हम 3 पेयर्स बनेंगे। वो इस कॉन्फ़िगरेशन की नेट पोटेंशियल एनर्जी होगी, उसको 0 के साथ कंपेयर करेंगे तो क्यू की वैल्यू आ जाएगी, कैपिटल क्यू की वैल्यू आ जाएगी। सॉल्व कीजिए जरा। यस, इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट से मैं नाम भूली, जागृति। कोई डाउट है बेटा? आपने हैंड रेज किया हुआ है। नो मैम। Okay. इतनी देर में जवाब दिए, इसको भी लगा मैम वो पीछे नहीं क्वेश्चन छोड़। सॉल्व कर रही थी। अच्छा अच्छा, करो करो। अच्छा, फ्लूइड मैकेनिक्स में आज आपने क्या क्या टॉपिक्स कर लिए? कैन एनीवन टेल मी? आज हाइड्रोस्टैटिक्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया और हाइड्रोडायनामिक्स का इंट्रोडक्शन। ओके, सो कोई भी एक स्टूडेंट, विवेक मुझे मैसेज कर देना टॉपिक्स के जो जो नाम हुए हैं, फिर हम टॉपिक्स मतलब क्वेश्चन फिर उसी हिसाब से डिस्कस करेंगे कल। और आपने जो प्रॉब्लम्स भेजी थी वो भी डिस्कस करेंगे लास्ट में, रुक जाना। हाँ जी, कैपिटल क्यू की वैल्यू निकालिए फटाफट। सी, नो, क्या गड़बड़ कर रहे हो? देखो, सबसे पहले कोई भी एक नंबरिंग कर लिया करो जब ऐसे टर्म से डील करना हो ना। तो पहला टर्म तो होगा U12 प्लस में, दूसरा टर्म क्या होगा? U13 प्लस में U32। ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है ना, तो ये आपके पास ए हो गया। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? √2a। यही है, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? एक का आंसर आया है हमारे पास, ऑप्शन ए। कम ऑन, ऐसे क्यों गड़बड़ कर रहे हो तुम लोग? देखो, पहले तो इसका निकालो, के Q² हो जाएगा बाय में डिस्टेंस कितना इनके बीच में, ए, प्लस में 1 3 की अगर हम बात करें तो के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाय में ए, प्लस में के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय में √2a।
दिस इज इक्वल टू 0। पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। अब क्या चीजें कैंसिल आउट हो रही है, के क्यू तो सारा ही गायब हो गया, ये वाला के क्यू बोल रही हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या बन रहा है, क्यू बाय ए प्लस में कैपिटल क्यू बाय ए प्लस में क्यू बाय में √2 a इक्वल्स टू 0। सो ये a भी कैंसिल ही हो रहा है। सो यहां से आपके पास स्मॉल q इज इक्वल टू कैपिटल Q कॉमन अगर मैं लू तो ये आएगा आपके पास माइनस ऑफ q माइनस सॉरी -1 -1 बाय √2, ठीक है। सो यहां से अगर मैं देखूं, माइनस भी बाहर कॉमन ले लेते हैं, ये प्लस हो जाएगा। एलसीएम ले लेते √2 + 1 बाय में √2 इनटू कैपिटल Q, दिस इज इक्वल टू स्मॉल q, तो कैपिटल Q निकालना था, √2 q बाय में एक माइनस साइन भी है यहाँ, माइनस √2 q बाय में √2 प्लस में 1। सो ऑप्शन बी करेक्ट है। यस, अब सही निकाला तुम लोगों ने। आसान सवाल था, यस मैम। आया हुआ क्वेश्चन है। यस मैम। चलिए आगे चलते हैं। अब मैं आपको कुछ कॉन्सेंट्रिक शेल प्रॉब्लम्स के बारे में बताना चाहती हूँ, अगर इससे कोई क्वेश्चन आए तो कैसे डील करना है। शेल पता है सबको, पता है ना शेल क्या होती है? यस मैम। एक सॉलिड बॉल होती है और एक कॉस्को की बॉल होती है। तो कॉस्को की बॉल फट जाती है ना, अंदर से खाली होती है, तो एक थिकनेस होती है बस, वो बाहर ऐसे गोल बॉल की तरह। सो सपोज कि मैंने यहाँ पर एक क्यू चार्ज रख दिया, एक शेल के अंदर मैंने क्यू चार्ज रख दिया, और चार्ज से आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो आएंगी डेफिनेटली। अब मैंने क्या किया, इस थिकनेस को थोड़ा जूम कर दिया है, आपको थिकनेस थोड़ा चौड़ा करके दिखा रखा है, ठीक है। ये ऐसे मैंने थोड़ा सा जूम करके दिखाया, और ये चार्ज सेम यही रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी इसमें। एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ रखी है कि कंडक्टर के मटेरियल के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होती अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस। जब चार्ज फ्लो नहीं कर रहा तो कंडक्टर के अंदर, मटेरियल के अंदर कोई फील्ड लाइन नहीं होती। तो अगर मैंने गॉसियन सरफेस कंसिडर कर लिया ये वाला मटेरियल में से, तो यहां पर एक चार्ज एनक्लोज्ड हो गया Q, सो फ्लक्स हो जाएगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स है यानी फील्ड लाइंस आ जाएंगी मटेरियल में, आ जाएंगी ना, लेकिन मटेरियल में फील्ड लाइंस तो होती नहीं है। तो क्या होता है, चार्ज इंड्यूस होता है। नेट चार्ज अंदर 0 बनना चाहिए, उसके लिए आपके पास क्या आएगा, चार्ज यहां पर -Q इंड्यूस हो जाता है, यहां आ गया आपके पास -Q, ठीक है। अब -Q इंड्यूस हुआ, जो सरफेस पे पहले चार्ज था, पहले चार्ज कितना था सरफेस पे, 0 था, अब भी 0 होना चाहिए। तो इधर -Q है तो आउटर साइड में कितना आ जाता है, +Q आ जाता है, ठीक है। तो नेट चार्ज अब 0 हो गया ना, सारी कंडीशन ठीक होगी। गॉसियन सरफेस के अंदर की बात करें, नेट चार्ज 0 हो गया, मटेरियल के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आ रहा, प्लस से माइनस जरूर जा रहा है, प्लस से माइनस फील्ड लाइन जरूर जा रही है, लेकिन मटेरियल के अंदर नहीं आएंगी। तो सारी प्रॉपर्टीज सब सेटिस्फाई होगी। ये डायग्राम सबको क्लियर हो गया? -Q वाली चीज समझ नहीं आई। -Q इंड्यूस होगा बेटा। आप ऐसे भी सोच सकते हो कि अगर आप एक +Q चार्ज रख रहे हो नियर द सरफेस, तो सरफेस के अंदर भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, होते हैं। तो क्या होगा, यस +Q की मैम। तरफ वो अट्रैक्ट होंगे, तो क्या होता है, धीरे 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 ये नेगेटिव चार्ज आता है। ये टोटल कितना चार्ज आएगा, जितना +Q है उतना ही -Q इंड्यूस हो गया यहाँ पे। अब इधर -Q आ गया तो अंदर पॉजिटिव डेफिशिएंसी होगी ना इलेक्ट्रॉन की, तो इस तरफ +Q आ जाता है। इधर +Q है तो इधर -Q है। तो लास्ट में आपके पास सरफेस के ऊपर कोई चार्ज नहीं था इनिशियली, तो बाद में भी नहीं होना चाहिए, तो इधर यहाँ पर +Q आता है। सो ये आप पूरा ओपन करके भी देख सकते हैं या सीधा भी देख सकते हैं, भाई पता है मेरे को कि एक चार्ज रखा और मटेरियल के अंदर कोई फील्ड लाइन नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर इसके अपोजिट चार्ज इंड्यूस हो गया। फिर सरफेस के ऊपर पहले जितना था उतना ही रहना चाहिए, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, -Q को कैंसिल करने के लिए +Q। आई बात समझ में? मैम मतलब आप कहना चाह रहे हो कि मान लो हमने एक शेल के ऊपर एक पॉजिटिव Q चार्ज दिया, तो उसके आउटर सरफेस के ऊपर हमारा पॉजिटिव Q चार्ज लाई करेगा, और अंदर जो होता है वो इलेक्ट्रिक नेट फील्ड 0 होता है, लेकिन जब बाहर पॉजिटिव प्रेजेंट है तो इंडक्शन की वजह से अंदर वाले सरफेस पे वो नेगेटिव लग जाएगा। तो उसको बैलेंस आउट करने के लिए आप कह रहे हो कि बाहर की तरफ हम पॉजिटिव ले रहे हैं, ये चीज कह रहे हो? यस, ओके ओके। सही समरी दे दिया ना तुमको। अभी आगे चलते हैं, अब तुम करके देखो जरा। इसमें आप मुझे बताइए, जब चार्ज इंड्यूस होगा तो अंदर कितना आएगा और आउटर सरफेस पे कितना आएगा। अब देखो मैंने बाहर भी 2Q दे रखा है और इनसाइड भी मैंने Q रख दिया,
ठीक है, अभी देखो, करके देखो इसको। आप इसमें कैसे इमेजिन कर सकते हैं, जो मटेरियल है ना उसको थोड़ा थिक करें, उसके अंदर एक गॉसियन सरफेस कंसिडर करें। अब गॉसियन सरफेस अगर मटेरियल की बात करें तो उसके अंदर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, तो चार्ज नहीं होने के लिए कितना इंड्यूस करना पड़ेगा, और फिर सरफेस पे जितना था उतना ही रखने के लिए आउटर पे कितना रह जाएगा। इस तरीके से इस प्रॉब्लम को डील कीजिए। इनर पे बताओ कितना आएगा यहाँ पे, -2q। -q, नहीं, -2q नहीं आएगा। आउटर जो आपके पास चार्ज है वो अंदर आके इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, ठीक है, आप अंदर से बाहर जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है मटेरियल कंडक्टिंग जो होता है हमेशा उसका जो चार्ज है वो आउटर सरफेस पे चला जाता है, बाहर वाला अंदर नहीं आएगा। ये प्रॉपर्टी भी करी है ना हम लोगों ने कि चार्ज हाँ मैम। रिसाइड ऑन आउटर सरफेस। तो यहां से आपके पास क्या है, यहाँ +q है, ये -q हो गया। अब इसको इमेजिन कर सकते हैं थोड़ा थिकनेस वाला मटेरियल है, तो अंदर फील्ड लाइन ना हो तो इनसाइड में -q इंड्यूस हो गया। अब टोटल चार्ज सरफेस पे कितना था, 2q ही था, इधर -q आपने कर दिया, तो 2q ही रहना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, 3q, प्लस 3q q। -q क्या हो जाएगा, 2q। आई बात समझ में? और अगर फिर भी नहीं समझ में आता, जैसे यहाँ आपने -q कर दिया ना इनसाइड में, तो आपको पता अंदर कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा +q, इसके अपोजिट इधर कितना आ जाएगा, -q, इधर फिर -q आ गया और +2q रहना चाहिए था। तो यहाँ पर आपके पास कितना होगा, यहाँ माइनस है, यहाँ +2q, इधर मान लेते हैं x आया, तो -q + x शुड बी इक्वल टू 2q। सो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3q, अगर डिटेल में करना चाहो, अदरवाइज प्रैक्टिस के साथ हो जाएगा, जैसे ये वाला करते हैं। अब यहाँ क्यू रख दिया आपने, कंसेंट्रिक शेल्स है, यहाँ क्यू रख दिया, इधर कितना आएगा इनसाइड में, -q। -q, ठीक है। अब पूरे सरफेस पे -3q होना चाहिए था, -q तो आपने यही कर दिया, तो बाहर कितना बच जाएगा, -2q। -2q, -2q आ गया। अब इसका सरफेस के अंदर भी मटेरियल के अंदर नहीं होनी चाहिए ना फील्ड लाइन, तो इधर -2q है तो इधर +2q करना पड़ेगा, तभी तो कैंसिल हो जाएगा। जैसे +q -q तो 0 हो रहा है, -2q +2q 0 हो जाएगा, तभी तो नेक्स्ट कंसेंट्रिक शेल जो है उसके मटेरियल में फील्ड लाइन नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ +2q आ गया, लेकिन बाहर ऑलरेडी +2q था, 0 +2q ही रहना चाहिए, यह 0 हो जाएगा। यहाँ 0 है तो इधर 0 हो जाएगा, और बाहर आपके पास कितना था वही रहेगा, q। q। समझ में आ गया? यस मैम एक मैम। बार फिर से बता दो धीरे धीरे प्लीज। हाँ चलो ठीक है, दोबारा करते हैं। देखो, दो प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है। पहली प्रॉपर्टी ये कि कंडक्टर के मटेरियल के अंदर कोई फील्ड लाइन नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो कंसेंट्रिक शेल जो है, शेल का खुद का अपना एक मटेरियल है, अगर उसकी थिकनेस को इमेजिन करेंगे थोड़ा चौड़ा करके तो मटेरियल हो गया। तो अगर अंदर शेल में कोई चार्ज रख दिया तो मटेरियल में फील्ड लाइन जा रही थी, तो क्या हुआ कि चार्ज इंड्यूस हो गया, ताकि आपके पास मटेरियल के अंदर फील्ड लाइन ना बने। सिंपल सी बात है, ठीक है। सो यहाँ पर आप मटेरियल के अंदर एक गॉसियन सरफेस कंसिडर कर लो, जहां पर भी दिक्कत आती है। जैसे अगर मैं मान रही हूँ फर्स्ट शेल की बात कर रही हूँ, मटेरियल के अंदर मैंने एक क्या इमेजिन किया, गॉसियन सरफेस, उसके इनसाइड 0 चार्ज बनना चाहिए, तो -q आ जाएगा। यस मैम। यहाँ -q आ गया, ठीक है। अब इस सरफेस, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, इस सरफेस पे जितना चार्ज था उतना ही रहना चाहिए, ठीक है। तो -3q यहाँ है, -q इधर आ गया, तो बच कितना गया, -2q, तो बाहर कितना रह गया, -2q। 2q। अब देखिए, ये शेल के ऊपर बाहर है -2q, ठीक है। अब दूसरी शेल जो हमारी है, जिसके ऊपर इन्होंने बाहर 2q दिखा रखा है, वो अलग बात है। अब -2q देखो, अब इस शेल का अगर मैं मटेरियल कंसिडर करूं तो उसमें भी तो फील्ड लाइन नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ तो -2q चार्ज रखा है ना, तो इसकी वजह से आपके पास फील्ड लाइन आएंगी ना, ऐसे काटती हुई इसको टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, लेकिन वो नहीं आना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि इसके जस्ट अपोजिट एक चार्ज इनर सरफेस पे इंड्यूस हो गया। अब देखो, गॉसियन सरफेस अगर आप इस मटेरियल के अंदर से कंसिडर करते हैं तो नेट चार्ज एनक्लोज कितना हो जाएगा, 0, 0। तो वो हमारी प्रॉपर्टी सेट हो गई। अब +2q इधर आ गया, अब सरफेस में पहले कितना था, आउटर साइड में +2q ही होना चाहिए। टोटल देखिए, अब इनसाइड आउटसाइड का टोटल देख लो कि +2q होना चाहिए था, तो अंदर +2q आ गया, तो बाहर तो 0 ही बच गया, ठीक है। अब अगला शेल में कंसिडर करती हूँ, अगले शेल में 0 है तो क्या ही इंड्यूस होगा, चार्ज ही 0 बन रहा है,
जो अब आउटर ये वाला शेल है इस पे 0 बन गया, अब ये है दूसरे शेल के अंदर, अब यहाँ 0, अंदर वाले तो सारे कैंसिल हो रहे हैं ना, प्लस क्यू था, माइनस क्यू था, प्लस 2q माइनस 2q सब कैंसिल हो गया, तो अब 0 बाहर बचा है, तो 0 की वजह से तो क्या इंड्यूस होगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इसके मटेरियल में से आप कंसिडर कर लो गॉसियन सरफेस, चार्ज ही नहीं है, तो आपके पास यहाँ इंड्यूस कुछ नहीं होगा, ठीक है। सरफेस पे जितना था Q अब उतना ही बना रहेगा, उसमें हमें कुछ एडिटिंग करने की जरूरत नहीं है। आई बात समझ में? यस मैम। Yes, ma'am. चलिए अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस डील करते हैं। ये वो सवाल है जिसमें बहुत सारे छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स जो है आपके सारे रिवाइज हो जाएंगे। किसी ने ट्राई किया है क्वेश्चन? किसी ने नहीं किया? चलो अब करो फिर। पहली बात, अर्थिंग का कॉन्सेप्ट समझो, जहां पर भी अर्थिंग कर रखी होती है उस शेल का पोटेंशियल 0 हो जाता है, ठीक है। सो चार्ज 0 नहीं होता, इंपॉर्टेंट पॉइंट, चार्ज 0 नहीं होता शेल के ऊपर, पोटेंशियल 0 हो जाता है। अब यहां पर देखिए, फिगर शोज 3 कॉन्सेंट्रिक थिन स्फेरिकल शेल्स, यहाँ पर क्या है, 3 कॉन्सेंट्रिक थिन स्फेरिकल शेल्स ए बी सी, रेडियाई दे रखे हैं आपको, एक का R है, दूसरे का 2R, तीसरे का 3R। अ शेल बी इज अर्थ, सेकंड को अर्थ कर दिया है, इसका मतलब शेल बी का पोटेंशियल 0 हो जाएगा, ठीक है। एंड ए एंड सी आर गिवन चार्जेस Q एंड 2Q, ए के ऊपर कितना चार्ज दे दिया भाई इन्होंने Q, और सी पे कितना दे रखा है 2Q। फाइंड द चार्जेस अपीयरिंग इन ऑल द सर्फेसेस A B एंड C। तो जब भी अर्थिंग कर रखी है ना, तो पहले पोटेंशियल को डील करेंगे और फिर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। अगर पहले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करोगे फिर पोटेंशियल को डील करोगे तो क्वेश्चन गलत कर दोगे। तो सबसे पहले क्या होगा, पोटेंशियल देखो कि बी शेल के ऊपर कितना होगा बाकी सभी शेल्स की वजह से। तो अगर बी शेल पे पोटेंशियल देखेंगे ड्यू टू शेल ए कितना होगा। जब भी इन प्रॉब्लम्स को डील करें, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर बी के ऊपर ए शेल के ऊपर जो चार्ज है उसकी वजह से पोटेंशियल चेक कर रही हूँ, जब भी सिमेट्रिक बॉडी है उसका चार्ज आप सेंटर पे मान सकते हो, यहाँ पर इस क्यू चार्ज को आप मान सकते हैं, सारा यहाँ रखा है, तो वो बी के पॉइंट से कितना डिस्टेंस पे है, जो उसका रेडियस है, बी का रेडियस कितना है 2R, तो आपको पता है पोटेंशियल एक चार्ज की वजह से 2R डिस्टेंस पे कितना हो जाएगा, के क्यू बाय में 2R, ठीक है। ये तो निकाल लिया हमने अंदर वाले शेल की वजह से 2R डिस्टेंस पे। अब देखिए इसके ऊपर मान लेते हैं हम लोग चार्ज कैपिटल क्यू है, हमें नहीं पता कितना, वो हमें निकालना ही पड़ेगा, तो कैपिटल क्यू हम मान लेते हैं। खुद के ऊपर जो चार्ज है उसकी वजह से पोटेंशियल क्या होता है, के कैपिटल क्यू बाय में KQ/R। रेडियस। आप इसको भी ऐसे इमेजिन कर सकते हो, जो बाहर बी वाला शेल है ये सेंटर पे सारा का सारा चार्ज आ गया और इसका रेडियस कितना हो गया 2R, तो के कैपिटल क्यू बाय 2R। अब आउटर, सबसे आउटर वाला जो शेल है उसकी वजह से बी पे कितना पोटेंशियल आएगा, K2Q/2R। यस के 2Q बाय में, जितना सरफेस पे होता है ना उतना ही अंदर इनसाइड होता है कांस्टेंट, तो के 2Q बाय 3R। बाहर वाले का रेडियस कितना है 3R। आई बात समझ में? बी पे कितना है तो 2R आएगा ना। नहीं नहीं नहीं, अभी देखो बाहर वाला आप देख रहे हो, आप निकाल रहे हो बी पॉइंट के ऊपर ड्यू टू आउटर शेल जिसके ऊपर 2Q चार्ज है, ठीक है। सो हमेशा याद रखें पोटेंशियल के केसेस में क्या है, जो सरफेस पे होता है वही इनसाइड होता है। अब आप थर्ड शेल की बात कर रहे हो, थर्ड शेल का जो रेडियस है वो कितना है 3R है, तो इसके सरफेस पे कितना पोटेंशियल होगा, के 2Q बाय में 3R, वही इनसाइड आएगा हर पॉइंट पे, ठीक है। ये तीनों टर्म्स अगर लिखनी आ गई हैं तो कंसेंट्रिक शेल्स की बहुत सारी प्रॉब्लम्स वैसे ही डील कर लोगी। अभी इसका नेक्स्ट वर्जन हम देखेंगे। ये सबको समझ में आ गया? जो हमने फर्स्ट शेल लिया उसकी वजह से तो फिर KQ/R होना चाहिए। फर्स्ट शेल हमने लिया है जिसका चार्ज Q था, और हमने लिया है यहाँ, नहीं देखो बेटा आउटर पे जब आप जा रहे हो ना तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है KQ बाय में R इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, जितना जितना दूर जाओगे R की वैल्यू चली जाती है। सरफेस आउटर मतलब यहाँ आपके पास कैपिटल R टू इंफिनिटी, ठीक है। सरफेस के ऊपर कितनी वैल्यू हो जाती है KQ बाय में कैपिटल R, और इनसाइड अगर आप जाते हैं तो जितना सरफेस पे है उतनी ही वैल्यू रहती है। तो अब जब आप बी पॉइंट को देख रहे हो फ्रॉम स्फीयर ए, तो उसके लिए वो आउटसाइड पॉइंट हो गया ना, और उसके सेंटर से डिस्टेंस कितना हो जाएगा जो बी का रेडियस है,
अब खुद के, अब बी की ही जब बात करी, बी पे चार्ज पे, तो उसका सरफेस वाला ही फॉर्मूला लग गया। सी की जब बात करी तो उसके लिए वो इनसाइड पॉइंट हो गया, तो सी के जो सरफेस पे था वही उसके अंदर भी रहेगा। आई बात समझ में? एक बार दोबारा लिख के Yes. देखो इन तीनों टर्म्स को, लिखनी आनी चाहिए। सबसे पहले फॉर्मूला लिख लो। शेल के केसेस में अगर आप देखते हैं, मैं आपको यहाँ ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। मान लो कोई भी जनरल शेल है जिसका रेडियस जो है वो कैपिटल आर है, तो अगर मैं यहाँ पर इनसाइड पॉइंट की बात करूं तो पोटेंशियल कितना होता है, के, मान लो इसके ऊपर जो भी चार्ज है क्यू, के क्यू बाय में आर। अगर मैं सरफेस की बात करूं तो सरफेस पे भी के क्यू बाय आर। आउटसाइड की बात करूं, सपोज कोई भी डिस्टेंस स्मॉल आर डिस्टेंस पे फ्रॉम सेंटर से, तो ये आ जाएगा के क्यू बाय में स्मॉल आर, ये आता है। ठीक है, और इनको थोड़ा सा, जब बहुत सारे हैं, 4 कंसेंट्रिक शेल दे दो तो कंफ्यूजन होती है। सो शेल को आप जब भी सॉल्व करते हैं तो ये चार्ज हम सेंटर पे मान लेते हैं। अब जैसे मान लो ये जितना भी शेल था इसको मैंने गायब कर दिया, ये सारा का सारा मैंने सेंटर पे चार्ज मान लिया। अब मैं इनसाइड, अभी मैं देख रही हूँ इनसाइड या सरफेस पे, तो जितना सरफेस पे उतना इनसाइड रहेगा। तो सरफेस वाला पॉइंट कितने डिस्टेंस पे, कैपिटल आर पे है, तो एक चार्ज क्यू की वजह से किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है, आपको पता है कितना होता है, के क्यू बाय में आर। अब इनसाइड पे तो सेम ही रहता है, आउटसाइड पे अगर आप जाएंगे तो इससे जितना भी डिस्टेंस आप आगे जाएंगे वो कैपिटल आर की जगह स्मॉल आर आ जाता है। ठीक है, तो 2 मिनट आराम से टर्म्स को लिख के देखो दोबारा से। ये टर्म्स तीनों अगर आती हैं तो फिर हम आगे चलेंगे। अनुज 3Q क्या है बेटा? आगे चले, सिंपल पॉइंट याद रखें। सरफेस पे शेल की बात अगर हम करें तो सरफेस पे जितना पोटेंशियल है इनसाइड उतना ही होता है किसी भी पॉइंट पे, और आउटसाइड के लिए तो फॉर्मूला आपके पास है ही, के क्यू बाय में स्मॉल आर, और आर होता है डिस्टेंस फ्रॉम दी सेंटर। चार्ज को हम सेंटर पे समझ लेते हैं। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. चलिए अब हम आगे करते हैं। अब इसको आप सॉल्व करेंगे ना, तो कैपिटल क्यू की वैल्यू अब मैं बता देती हूँ कितनी आएगी। ये आएगी आपके पास -7Q बाय में आर 3, -7Q बाय 3। अब बात करेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। तो एक पे आपके पास क्या है यहाँ पर, Q, बाहर वाले पे कितना है, -7Q बाय में 3, और उससे बाहर वाले पे कितना है, 2Q। अब करो जरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अंदर से शुरू करते हैं। यहाँ प्लस Q है तो इधर कितना इंड्यूस हो जाएगा, -Q. -Q। अब पूरा सरफेस पे रहना कितना चाहिए, -7Q बाय 3, तो बाहर कितना आएगा, तो -Q मान लेते हैं बाहर आ रहा है x, -Q प्लस x इज इक्वल टू -7Q बाय 3, तो x की वैल्यू -4Q by 3 -4Q by -Q बाय 3, तो बाहर आ जाएगा -4Q आपके by पास, बिल्कुल सही, -4Q बाय 3। अब इसके इनसाइड में कितना आएगा, जितना अंदर आया है इसका पूरे, +4Q बाय में 3। अब रहना कितना चाहिए था सरफेस पे, 2Q. बाहर x मान लेते हैं, +4Q बाय 3 प्लस x इक्वल्स टू 2Q। बताओ x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, y मान लो, चलो इसको y की 2Q बाय 3 आ रही है, Yes, ma'am. 2Q by 3 2Q बाय 3। आगे आप कर लोगे ऐसे सवाल। इनसाइड Yes. आउटसाइड सब डिस्ट्रीब्यूशन समझ लिया है, अर्थिंग का कॉन्सेप्ट समझ लिया है, कंसेंट्रिक शेल्स में पोटेंशियल निकालना समझ लिया है, पूरा एक लेक्चर हमने एक क्वेश्चन में समझ लिया है। क्लियर है सबको? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ जी, किसी को डाउट है? ओके वो गलती से हो गया मैम, सॉरी। ओके, कोई बात नहीं, नेक्स्ट पे चलेंगे अब हम। हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन करके देखो एक। सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर्स हैविंग अ चार्ज Q, एक सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड कंडक्टिंग है, तो कंडक्टिंग में पता है आपको सारा चार्ज बाहर ही होता है, इस पे बाहर कितना चार्ज है, +Q, is surrounded by an uncharged concentric conducting hollow spherical shell। तो इसके बाहर एक शेल है और वो अनचार्ज है, उस पर कोई चार्ज नहीं है।
ऐसे, ठीक है, इस पे कोई चार्ज नहीं है बट कंडक्टिंग है। लेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सरफेस ऑफ द सॉलिड स्फीयर का ये सरफेस जो है मान लेते हैं VA, एंड दैट ऑफ आउटर सरफेस ऑफ द होलो शेल, आउटर सरफेस पे मान लेते हैं VB पोटेंशियल है। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपको दे रखा है कितना है, V। इफ द शेल इज नाउ गिवन अ चार्ज ऑफ -3Q, सेकंड केस क्या कह रहा है कि जब -3Q चार्ज दे दिया बाहर से इसको, तो न्यू पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। अब इसको आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली कंसेंट्रिक शेल्स के पोटेंशियल्स निकालो। जैसे यहाँ पर आप पोटेंशियल निकालो, VA कितना आएगा, या ड्यू टू दिस +Q, और बाहर तो कोई चार्ज है ही नहीं, और V भी निकालो कितना होगा, ड्यू टू दिस +Q, और कोई चार्ज है ही नहीं, तो उन दोनों का जो डिफरेंस है वो V आ रहा है आपके पास। फिर सेकंड केस में आप लेंगे, एक इधर तो +Q ही है, सेकंड केस में आपने -3Q ले लिया, आपने इसको कितना चार्ज दिया, -3Q। तो अब इन दोनों चार्जेस की वजह से A पे कितना पोटेंशियल बनेगा और B सरफेस पे कितना पोटेंशियल बनेगा, उन दोनों का डिफरेंस आपको देखना है कितना आएगा। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से भी करेंगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है, वो जो एक्स्ट्रा टर्म्स आएंगी वो कैंसिल आउट हो जाती है, ठीक है, वो आपका होमवर्क है, चेक करके देख लेना। अभी आप इसको सिंपल करके देखो, जैसे अगर अब मुझे बताते जाओ, जैसे मैं इसको क्या ले लेती हूँ, इसको मान लेते हैं कितना है, A है रेडियस, और बाहर वाले का रेडियस B है, नहीं दे रखा ना रेडियस, और फॉर्मूला पोटेंशियल का पता है KQ/R होता है, तो मान लिया हम लोगों ने A और B। तो मुझे अब बताते जाओ, पोटेंशियल ऑन A ड्यू टू +Q चार्ज कितना होगा, KQ/RA। KQ/A, ठीक है, ड्यू, और बाहर वाले पे तो कोई चार्ज है ही नहीं, तो हमारे पास सिंपल A की वैल्यू आएगी KQ/A। अब अगर मैं बाहर यहां देख रही हूं ड्यू टू +Q, तो कितना पोटेंशियल आएगा यहां पर, मतलब Q/B। KQ में B, और इनका डिफरेंस दिस इज इक्वल टू V। ये इक्वेशन सबको समझ में आ गई, Yes, ma'am. मैम आपने Yes, ma'am. 3Q वाला कंसीडर क्यों नहीं किया? क्या कह रहे हो बेटा, मैम VA जब हम निकाल रहे हैं तो हमने एक +Q वाला कंसीडर कर लिया, ठीक है, हमने 3Q वाला कंसीडर नहीं किया A के लिए। नहीं तो हम जब VA निकाल रहे हैं तो एक ही चार्ज है +Q अंदर वाले शेल पे, उसके सरफेस पे हमने पोटेंशियल निकाल लिया, बाहर वाले पे तो कोई चार्ज ही नहीं है। और जब हम यहाँ बाहर वाले सरफेस पे निकाल रहे हैं तो हम इसी +Q की वजह से निकाल रहे हैं, जो कि हम सेंटर पे मान सकते हैं, कितने डिस्टेंस पे हो गया वो, B पे, वो एक आउटर पॉइंट हो गया ना, ये जो पॉइंट होगा, जो B सरफेस है, ये जो पॉइंट होगा ये एक आउटर पॉइंट हो जाएगा। ये सारे शेल पे जो चार्ज है इसको सेंटर पे मान लो +Q, और आप इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं जो कि B डिस्टेंस पे है, तो KQ/B हो गया, और तो कोई चार्ज ही नहीं है ना। मतलब अभी हम फिलहाल पोटेंशियल ड्यू टू +Q निकाल रहे हैं सिर्फ। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है। अब सेकंड केस करेंगे, सेकंड केस में क्या है आपके पास, इधर +Q है और बाहर आपने ऐड कर दिया इसमें कितना, -3Q, अरे -3Q, अब इसमें आपने -3Q ऐड कर दिया। अब देखो अगेन हमें जब ये ऐड कर रहे हैं ना, तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस सेम इन्हीं चीजों पे निकालना है, VA माइनस VB ही निकालना है। तो अब बताओ VA कितना आएगा, अब ये दो चार्जेस की वजह से आएगा ना, एक तो ये आएगा ये जो पहले लिखा था KQ/A, ठीक है, इसके सरफेस पे +Q है, तो कितना पोटेंशियल बन रहा है इस पॉइंट के ऊपर ड्यू टू दिस चार्ज। अब -3Q के लिए वो एक इनसाइड पॉइंट हो गया, ठीक है, तो जो बाहर वाले की सरफेस पे होगा वही आएगी वैल्यू, कितना आ जाएगी, -3 K-3Q/B। K-3Q में B, ठीक है। सिमिलरली आप VB लिखेंगे, VB लिखो कितना आएगा, यहां पर आप निकाल रहे हो ड्यू टू +Q चार्ज, तो कितना हो जाएगा KQ/A। KQ/B। अब ये सारा KQ/B. इस साइड की ऐसे, तरह ट्रीट करके। ये आप सेंटर पे मान लोगे ना, तो यहाँ से कितना डिस्टेंस पे है, B डिस्टेंस पे। और अब दूसरा इस चार्ज की वजह से ये कितना आ जाएगा, -K3Q में B। अब आप इनको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, सिंपली क्या बन रहा है, KQ में A माइनस में KQ/B ही बन रहा है, और वो किसके बराबर है, V के बराबर है। तो जब आपने -3Q ऐड किया तो भी पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर आ रहा है, V के बराबर आ रहा है। चाहे आप -3Q ऐड करो, -4Q, -5Q, कुछ भी ऐड करो, वो टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है, Yes, ma'am.
इवन अगर आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से करेंगे तो भी ये जो एक्स्ट्रा टर्म्स आएंगी वो ऐसे डिफरेंस करने पर कैंसिल आउट हो रही है, बट उसकी जरूरत नहीं है। जब सिंपली आपको ऐसे दे रखा है ना कॉन्सेंट्रिक शेल्स पोटेंशियल्स वगैरह निकालने हैं, तब नहीं करो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये अर्थिंग वगैरह का कॉन्सेप्ट, या पूछ लें आपसे कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा इनर सरफेस पे आउटर सरफेस पे, तब उसको वैसे डील करना है। ठीक है, अब यहां तक हमने सारे मेजर मेजर टॉपिक से रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस कर लिए हैं। यहां से कहानी शुरू होती है आपके पास 2024 जनवरी में जो सवाल आए हुए हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस इसके अंदर एडेड हैं, आप प्रैक्टिस करके आओ। कल प्रॉब्लम ले सकती हूँ, और अभी करना चाहते हो तो अभी भी कर सकते हैं, मर्जी है। कैसे करना है बोलो, करके आना है, प्रैक्टिस करके आना है। यस मैम। एक बार खुद करके देखिए, ठीक है। कल इसको फिर हम डिस्कस करेंगे। कुछ प्रॉब्लम्स फ्लूइड मैकेनिक्स के डिस्कस कर लेंगे। मोस्टली आप सर आपसे आई थिंक क्लास में भी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे हैं ना, न्यूमेरिकल्स हो रहे होंगे क्लास में। हाँ, तुम्हारे डाउट्स अभी बता देते हैं विवेक। सो मैं सीधा डाउट्स पे जंप कर रही हूँ। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आई थिंक 5 से 6 सवाल होंगे, ये आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, और अब हम चलते हैं प्रॉब्लम्स जो है विवेक की। यहाँ चलिए ट्राई करो, एक बार सभी ट्राई करो। ये आपके पूरा सिलेबस में से प्रॉब्लम्स हैं, तो ये मैं अभी यहाँ पर रिकॉर्डिंग ऑफ करती हूँ, हम डिस्कस करते हैं।